हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का है, जिसमें अभी तक हमने एक मेजर टॉपिक भारत एवं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हमने पढ़ लिया है। यह हमारा दूसरा टॉपिक भारत दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में। आज हम इस टॉपिक में इस क्लास में भारत के एशिया से क्या संबंध रहे इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले नंबर आता है भारत का पड़ोसी देश। ये तो म्यांमार तो भारत का पड़ोसी देश भी है। इसके बारे में देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में आता है। सुर्खियों में क्यों? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तटीय विनिमय क्षेत्र की मंजूरी के लिए चेन्नई में म्यांमार या मलेशिया इंडिया सिंगापुर ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने का सुझाव दिया है। कौन सा कॉरिडोर बनाने का सुझाव दिया है? म्यांमार या मलेशिया इंडिया सिंगापुर ट्रांजिट कॉरिडोर, जो यहाँ से इसका जो रूट देख लेते हैं कि मुंबई और चेन्नई को मिला के यहाँ म्यांमार को टच करेगा, फिर थाईलैंड में, फिर मलेशिया में, फिर सिंगापुर में। इससे संबंधित तथ्यों में आता है कि मिस्ट एक अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल संचार नेटवर्क है और यह नेटवर्क भारत को म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर से जोड़ने के लिए समुद्र के नीचे से गुजरेगा। इसकी क्या विशेषता है? यह समुद्र के नीचे से गुजरेगा। यह एशिया में सुरक्षित, विश्वसनीय, मजबूत एवं किफ़ायती दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करेगा और इसका मुख्य ट्रंक रूट सिंगापुर में तुआस से भारत में मुंबई तक रहेगा, या सिंगापुर के तुआस से भारत की मुंबई तक रहेगा। और मिस्ट केबल की कुल लंबाई 8100 किलोमीटर है। भारत और म्यांमार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। म्यांमार भारत से सीमा साझा करने वाला एकमात्र आसियान देश है। म्यांमार पूर्वोत्तर भारत के साथ 1643 किलोमीटर की भूमि सीमा साझा करता है और पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लंबे समय से लगभग $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बना हुआ है तथा म्यांमार में भारत का विकास सहायता पोर्टफोलियो अब $1.75 बिलियन से अधिक का हो गया और इन विकास परियोजना में निम्नलिखित परियोजनाएं शामिल हैं, जिसमें पहली आती है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना, रखाइन प्रांत विकास कार्यक्रम और बागान में आनंद मंदिर की बहाली और संरक्षण के बारे में। ये यहाँ पर विकास परियोजनाएं चल रही हैं। दोनों देश बिम्स्टेक, एशियाई क्षेत्रीय फोरम, मेकांग गंगा सहयोग, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन जैसे बहुपक्षीय संगठनों के सदस्य हैं। अब आता है दूसरे नंबर पर भारत और वियतनाम के बारे में। क्या सुर्खियों में रहा? भारत और वियतनाम में पारंपरिक लॉजिस्टिक समर्थन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे संबंधित तथ्य में इस समझौते से दोनों देशों की सेनाएं मरम्मत और विभिन्न मदों की पुनर्पूर्ति के लिए एक दूसरे से सैन्य अड्डों का उपयोग कर सकेंगी। लॉजिस्टिक समझौते क्या होते हैं? लॉजिस्टिक समझौते प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं जो ईंधन के आदान प्रदान के लिए सैन्य सुविधाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती हैं। साथ ही ये लॉजिस्टिक सहायता को सरल बनाने के लिए आपसी सहमति का प्रावधान करती हैं। भारत ने क्वाड के सभी देशों के अलावा फ्रांस, सिंगापुर और साउथ कोरिया के साथ भी कई लॉजिस्टिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब आता है इससे संबंधित तथ्यों में कि दोनों देशों की सीमाएं मरम्मत और विभिन्न मदों की पुनर्पूर्ति के लिए एक दूसरे से सैन्य अड्डों का उपयोग कर सकेंगी तथा पारंपरिक लॉजिस्टिक सहायता पर समझौता ज्ञापन वियतनाम द्वारा किसी देश के साथ किया गया यह एक ऐसा बड़ा समझौता है। अन्य प्रमुख समझौते में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी 2030 के लिए संयुक्त विजन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए। दूसरा आता है वियतनाम को दी गई $500 मिलियन की डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा। और भारत के रक्षा मंत्री ने बौद्ध मंदिर ट्रोन कोर्क पैगोडा का दौरा किया और यह श्रद्धेय मंदिर सदियों पुरानी सभ्यता और लोगों की आपसी संबंधों की पुष्टि करता है। अब देख लेते हैं भारत और वियतनाम के बीच क्या संबंध है, उसके बारे में कुछ तथ्य हैं। भारत और वियतनाम का लगभग $11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है और भारत कई कार्यक्रमों के जरिए वियतनाम के साथ भागीदारी बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत है। उदाहरण के लिए मेकांग गंगा परियोजना और भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग और EITC और ITC के बारे में पहल इत्यादि इससे संबंधित है। अब आता है संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन के अलावा आसियान, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, मेकांग गंगा सहयोग, एशिया यूरोप मीटिंग जैसे विविध क्षेत्रीय मंचों पर भी भारत और वियतनाम एक दूसरे से सहयोगी बने हुए हैं। सांस्कृतिक जुड़ाव, बौद्ध भिक्षु महाजावक और कल्याण कुरियारे को 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान वियतनाम में बौद्ध धर्म की स्थापना का श्रेय दिया जाता है और महात्मा गांधी और हो ची मिन्ह को क्रमशः भारत और वियतनाम में राष्ट्रपिता की उपाधि प्रदान की गई है।
अब आता है भारत और थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के संबंधों में, भारत और थाईलैंड के राजनयिक संबंध को 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस कारण यह सुर्खियों में रहा। भारत और थाईलैंड के बारे में देख लेते हैं। 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर अब तक का सर्वाधिक लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। थाईलैंड ने 1997 में लुक वेस्ट नीति की शुरुआत की थी और भारत द्वारा 1991 में शुरू की गई लुक वेस्ट नीति को ध्यान में रखा गया था। भारत की लुक ईस्ट नीति को ध्यान में रखते हुए 1997 में लुक वेस्ट नीति की शुरुआत थाईलैंड के द्वारा की गई। दोनों देशों के बीच निम्नलिखित कनेक्टिविटी परियोजनाओं को संचालित किया गया। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग। दूसरा, एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के तहत एशियाई राजमार्ग नेटवर्क। तीसरा, बिम्स्टेक फ्रेमवर्क के तहत बिम्स्टेक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक स्टडी आदि परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। अब आता है बौद्ध धर्म दोनों देशों के मध्य एक संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है। यही कारण है कि लाखों की संख्या में बौद्ध भिक्षु थाईलैंड से लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर जैसे बौद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन हेतु आते हैं। दोनों देशों ने निम्नलिखित संगठनों में घनिष्ठ भागीदारी निभाई है, जिसमें पहला आता है आसियान, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। तीसरा, बिम्स्टेक। चौथा, मेकांग गंगा सहयोग। और पाँचवा, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इत्यादि में भारत और थाईलैंड साझेदारी रखते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में डिजिटल नोमैड वीज़ा। डिजिटल नोमैड वीज़ा में इंडोनेशिया ने ज़्यादा संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल नोमैड वीज़ा की घोषणा की है। इसका उद्देश्य कोविड-19 के आर्थिक प्रभावों से निपटना होता है। डिजिटल नोमैड वीज़ा रिमोट वर्कर्स को बिना कर भुगतान किए रहने की अनुमति देता है। डिजिटल नोमैड्स क्या है? यह नोमैड्स ऐसे लोग जो अलग अलग स्थानों की यात्रा करते हुए भी अपने मूल स्थान से दूर रहकर कार्य करते हैं। ये अपनी अर्जित आय को उस देश में खर्च करते हैं जहां भी यात्रा कर रहे होते हैं। ये लोग किसी एक स्थान पर निर्भर नहीं रहते और प्रौद्योगिकी सक्षम जीवन शैली को अपनाते हैं। इस जीवन शैली के तहत इंटरनेट से जुड़ी इस दुनिया में कहीं भी यात्रा करते हुए कार्य किया जा सकता है। यह क्या है? डिजिटल नोमैड वीज़ा। दूसरा आता है पूर्वी जलमार्ग कनेक्टिविटी परिवहन ग्रिड। यह ग्रिड पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित करने की योजना बना रहा है। इसके जरिए भारत दक्षिण एशिया के साथ क्षेत्रीय एकीकरण एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लक्ष्य को पूरा करना चाहता है तथा ईस्टर्न वाटरवेज कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड भारत की एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है और इसे भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के वर्तमान नेटवर्क पर विकसित किया जाएगा। इसे आगे म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड से जोड़ा जाएगा। यह इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अब आता है अंडमान आचे लिंक। अंडमान आचे लिंक यह भारत और इंडोनेशिया संयुक्त टास्क फोर्स ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा आचे प्रांत की कनेक्टिविटी स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों की समीक्षा करेगा। यह इंडोनेशिया भारत की समुद्री सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश है। इस लिंक की परिकल्पना 2018 में हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग के साझा विजन के तहत की गई है। अंडमान आचे लिंक के अंतर्गत इंडोनेशिया की आचे प्रांत में सवांग शहर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से जोड़ा जाएगा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लगभग 90 नॉटिकल की मील दूरी पर ग्रेट चैनल निकोबार को आचे प्रांत में अलग करता है। सवांग अंडमान सागर और मलक्का जल संधि के समीप स्थित है और इसकी अवस्थिति इसे भारत के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। यह अंडमान और निकोबार में पर्यटन को बढ़ावा देने जैसे अन्य लाभ भी प्रदान करती है। सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण स्थल जिसमें कंबोडिया, फिलीपींस और स्टेट ऑफ मलक्का। फिलीपींस के बारे में, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। इस संदर्भ में भारत और फिलीपींस ने फिनटेक, शिक्षा एवं रक्षा क्षेत्र में संबंधों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। अन्य जानकारी में रोड्रिगो डुटेर्टे के बाद बोंग मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बनाए गए और फिलीपींस एक ऐसा द्वीप समूह राष्ट्र है इसमें विश्व की 5 सबसे बड़ी तटरेखा के साथ 7,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। फिलीपींस किसी भी देश के लिए कोई सीमा साझा नहीं करता है तथा यह इंडोनेशिया, चीन, जापान, पलाऊ, मलेशिया, वियतनाम और ताइवान के साथ समुद्री सीमा साझा करता है।
अब आता है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि भारत और इंडोनेशिया नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त अभ्यास अंडमान सागर तथा मलक्का जल संधि में आयोजित किया गया है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाला एक जलमार्ग है जो वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच सबसे कम दूरी का समुद्री मार्ग प्रदान करता है। समुद्र द्वारा परिवहन किए जाने वाले कुल तेल का लगभग 1/4 भाग इस जल संधि से होकर गुजरता है। अब आता है कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी नॉम पेन है। इस संदर्भ में चीन थाईलैंड की खाड़ी पर कंबोडिया के रीम नेवल बेस में अपनी दूसरी विदेशी चौकी स्थापित करेगा। कंबोडिया एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो थाईलैंड, लाओस, वियतनाम से घिरा हुआ है। थाईलैंड की खाड़ी इसे समुद्री पहुंच प्रदान करती है और प्राचीन अंगोर वाट मंदिर उत्तरी कंबोडिया में स्थित है। इसे सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। यह दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। अब इसका तीसरा टॉपिक आता है भारत पश्चिम एशिया के बारे में। भारत पश्चिम एशिया में भारत और इजराइल के संबंध देखते हैं। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में भारत और इजराइल की रक्षा मंत्रियों ने द्विपक्षीय वार्ता में भाग लिया। इसमें भविष्य की रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए रक्षा सहयोग पर भारत इजराइल विजन को अपनाया गया। इजराइल के साथ शुरू की गई पहलों में पहली आती है भारत इजराइल औद्योगिक अनुसंधान विकास और नवाचार कोष। यह अनुसंधान और नवाचार तकनीकी नवाचार कोष भारत और इजराइल के बीच एक सहयोग है और यह सहयोग भारत और इजराइल की कंपनियों के बीच संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने, सुविधाजनक बनाने और समर्थन देने पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य फोकस क्षेत्रों में मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना है। दोनों देशों ने कृषि सहयोग में विकास के लिए 3 वर्षीय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए और इस कार्यक्रम से दोनों देशों के स्थानीय किसानों को लाभ प्राप्त होगा। भारत और इजराइल मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। भारत और इजराइल के बीच संबंध देख लेते हैं, कौन कौन से इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं। इजराइल की ये मैप के माध्यम से देखते हैं कि यह कहाँ पर स्थित है और इसके सराउंडेड कौन कौन सी कंट्री है। भारत और इजराइल के बीच में रक्षा के क्षेत्र में क्या संबंध रहे हैं, इसमें चलिए देखते हैं। पहला आता है भारत इजराइल से सर्वाधिक सैन्य उपकरण क्रय करने वाला देश रहा है तथा सिपरी रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारतीय रक्षा आयात में इजराइल की हिस्सेदारी लगभग 13% है और इसमें महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और संयुक्त विकास परियोजनाएं शामिल हैं। इजराइल में खरीदे गए घटकों में निम्नलिखित शामिल है। मिसाइल में जैसे बराक 8 और स्पाइक तथा मानव रहित हवाई यान जैसे हारोप और हेरान है। भारत द्वारा बागवानी, सूक्ष्म सिंचाई जैसे क्षेत्रों में इजराइल की विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है। भारत 2020-21 में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश था और पैरा डिप्लोमेसी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के लिए इजराइल के साथ प्लान ऑफ कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पैरा डिप्लोमेसी क्या होती है, इसको देखते हैं। इसे उपराष्ट्रीय इकाइयों की विदेश नीति संबंधी क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके तहत उपराष्ट्रीय इकाइयाँ मेट्रोपॉलिटिकल स्टेट से स्वतंत्र अपने स्वयं के विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय हितों की दिशा में भागीदारी करती हैं और इस उपराष्ट्रीय इकाइयों में अलग अलग देशों, संघों के राज्य, एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों की स्वायत्त संस्थाएं शामिल होती हैं। अब पढ़ते हैं द्विराष्ट्र समाधान, 2 स्टेट सॉल्यूशन के बारे में। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक आपातकालीन सत्र आयोजित किया गया। इसमें भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि द्विराष्ट्र समाधान पर वार्ता के जरिए ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दीर्घकालिक शांति बहाल की जा सकेगी। द्विराष्ट्र समाधान के बारे में यह एक स्वतंत्र एवं संप्रभु देश फिलिस्तीन और एक स्वतंत्र संप्रभु देश इजराइल के शांतिपूर्ण अस्तित्व को संदर्भित करता है। 1991 में अमेरिकी मध्यस्थता वाले मैड्रिड शांति सम्मेलन के दौरान द्विराष्ट्र समाधान पर सहमति प्रदान की गई थी। भारत की इजराइल फिलिस्तीन नीति के बारे में इसमें पहला है 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऐतिहासिक फिलिस्तीन के क्षेत्र में इजराइल के निर्माण के खिलाफ मतदान किया था और शीत युद्ध के दौरान भारत फिलिस्तीन स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण समर्थक बना रहा। भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों के अनुरूप इजराइल के कब्जे के खिलाफ एक नैतिक और कानूनी पक्ष लेता रहा।
तीसरा, भारत ने 1992 में इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। और चौथा, 2018 में भारत में एक हाइफेनेशन नीति अपनाई गई और इसका अर्थ है कि इजराइल के साथ भारत का संबंध द्विपक्षीय आपसी मुद्दों पर आधारित होगा और यह संबंध भारत के फिलिस्तीन के साथ संबंधों से स्वतंत्र और पृथक होंगे। अब आता है भारत और सऊदी अरब के बीच में। हाल ही में भारत और सऊदी अरब सामरिक भागीदारी परिषद की मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस संबंध में भारतीय सऊदी अरब सामरिक भागीदारी परिषद की स्थापना 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री की सऊदी अरब की यात्रा के दौरान की गई। इसके दो मुख्य स्तंभ थे, राजनीतिक सुरक्षा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समिति एवं दूसरा अर्थव्यवस्था एवं निवेश समिति। भारत और सऊदी अरब के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जिसमें पहला आता है सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है, जो इसमें वित्त वर्ष 2021-22 में दोनों के बीच 42.86 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। सऊदी अरब भारत के लिए हाइड्रोकार्बन का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है और यह भारत की कच्चे तेल की 18% और एलपीजी की 30% आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है। सऊदी अरब में 28 लाख से अधिक के प्रवासी भारतीय कार्यरत हैं और भारत की ई माइग्रेंट प्रणाली को सऊदी अरब की ई थाउतीक प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य श्रमिकों के लिए प्रवासन प्रक्रिया का उचित संचालन करना है। इन दोनों के बीच सांस्कृतिक सहयोग में सऊदी अरब में पवित्र शहर मक्का और मदीना स्थित हो, यहाँ हजारों भारतीय वार्षिक हज और उम्रा तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। हाल ही में दोनों देशों ने योग सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और खाड़ी क्षेत्र में किसी भी देश ने पहली बार योग सहयोग का समझौता किया है। रक्षा सहयोग के क्षेत्र में द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहद अल हिंदी आयोजित किया जाता है और भारत सऊदी अरब रक्षा सहयोग संयुक्त समिति का गठन किया गया है। इसे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं की व्यापक समीक्षा और मार्गदर्शन करने के लिए गठित किया गया है। भारत और सऊदी अरब बहुपक्षीय मंचों जैसे संयुक्त राष्ट्र, G20, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक आदि के सदस्य हैं। यह भारत और सऊदी अरबिया से संबंधित तथ्य हो गए। अब आता है सुर्खियाँ क्या संबंध, इससे संबंधित सुर्खियाँ क्या कह रही हैं भारत और एशिया कंट्री से। मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव 2022 के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह सऊदी अरब के नेतृत्व में जलवायु का एक क्षेत्रीय वार्ता है। इसे 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य मीना मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका क्षेत्र एवं उससे बाहर के देशों के साथ एक साथ लाना है। MGI के लक्ष्य, मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लक्ष्य क्या क्या है? क्षेत्रीय हाइड्रोजन उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन को 7% से अधिक तक कम करना और मध्य पूर्व क्षेत्र में 50 बिलियन वृक्ष लगाना और 200 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि के बराबर क्षेत्र का पुनरुद्धार करना है और यह वैश्विक कार्बन स्तर को 2.5% तक कम करने में मदद कर सकता है। अब आता है भारत और UAE के बीच संबंध में। भारत और UAE के बीच सुर्खियों में क्यों? भारत और UAE के बीच हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता लागू हो गया है। इससे संबंधित तथ्य में इस समझौते से अगले 5 वर्षों के दौरान द्विपक्षीय वस्तु व्यापार में $100 अरब से अधिक की पहुंच उम्मीद है। इसी तरह सेवाओं में व्यापार की $15 अरब से अधिक तक पहुंचने की अपेक्षा है। CEPA के लागू होने से लगभग $26 बिलियन के भारतीय उत्पादों को लाभ होने की संभावना है तथा वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात इन वस्तुओं का 5% आयात शुल्क लगाता है और भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात किए जाने वाले लगभग 90% उत्पादों पर शून्य शुल्क लगेगा। किसी उत्पाद के आयात में अचानक वृद्धि से निपटने के लिए एक स्थायी रक्षोपाय तंत्र की व्यवस्था की जाएगी तथा भारतीय जेनेरिक दवाओं को विकसित देशों में अनुमति मिलने के बाद UAE में भी स्वतः पंजीकरण और विपणन अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इसमें उत्पत्ति के नियम जैसा सख्त प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत 40% तक का मूल्य वर्धन को अनिवार्य बनाया गया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात से संबंधों के महत्वपूर्ण तथ्य। संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका चीन के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है। रक्षा और सुरक्षा के संबंध में समुद्री सहयोग के लिए डिजर्ट ईगल जैसे नए में सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। दोनों देश संयुक्त रूप से चरमपंथ और आतंकवाद के सभी रूपों में निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या है तथा ये भारत में अधिक मात्रा में विप्रेषण के माध्यम से या रेमिटेंस के माध्यम से योगदान करते हैं और UAE से भारत को 2019 में $17.06 बिलियन का विप्रेषण प्राप्त हुआ था। इसरो द्वारा UAE के पहले नैनो सैटेलाइट नेव फर्स्ट को लॉन्च किया गया है।
तथा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने घोषणा की है कि भीम यूपीआई अब पूरे यूएई और तथा न्यू पे टर्मिनल्स पर उपलब्ध होगा तथा गौरतलब है कि एनआईपीएल भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा है जो वैश्विक स्तर पर यूपीआई को भूटान और नेपाल में स्वीकृति प्रदान करती है और साथ ही यूपीआई अब सिंगापुर को पे नाउ के साथ भी कनेक्ट हो गया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जैसे बहुपक्षीय मंचों के सदस्य हैं। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका सुर्खियों में क्यों? हाल ही में I2U2 देशों भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेताओं के प्रथम वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ है। I2U2 के बारे में I2U2 मंच का पहली बार उल्लेख इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अब्राहम समझौते के अनुसरण में अक्टूबर 2021 में किया गया। अब्राहम समझौता इजराइल और कई अरब देशों के मध्य शांति समझौता की एक श्रृंखला है और यह समझौता सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। अब्राहम नाम दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म में के एक ही परमेश्वर को संदर्भित करता है, इससे रिलेटेड है। अब्राहम समझौते इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अब्राहम समझौते के अनुसरण में अक्टूबर 2021 में इसे किया गया था तथा इस मंच को समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और परिवहन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसे एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में स्थापित किया गया है। इसके उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं। पहला आता है पारंपरिक हितों के साझा हितों पर चर्चा करना। दूसरा, व्यापार में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना। तीसरा, संबंधित क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में निवेश करना है। I2U2 को पश्चिमी एशियाई क्राउड के रूप में जाना जाता है। यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है। इसमें सैन्य दृष्टिकोण शामिल नहीं है। इसके तहत सहयोग के 6 क्षेत्रों की पहचान की गई है जिसके अंतर्गत जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा शामिल है तथा I2U2 का लक्ष्य निजी क्षेत्र की पूंजी को विशेषज्ञता को जुटाना है तथा इसके निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला आता है अवसंरचना का आधुनिकीकरण करना। दूसरा, उद्योगों के लिए कम कार्बन आधारित विकास मार्ग प्रशस्त करना। तीसरा, लोक स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करना और चौथा, हरित एवं उभरती महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देना है। अब आता है खाड़ी सहयोग संगठन या खाड़ी सहयोग परिषद। सुर्खियों में क्यों? GCC के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है तथा GCC के बारे में GCC का मुख्यालय रियाद, सऊदी अरब में है जिसे 1981 में स्थापित किया गया था। GCC ये खाड़ी क्षेत्रों के 6 देशों का राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है। इसके उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सभी क्षेत्रों में समन्वय, एकीकरण और आपसी संबंधों को बढ़ावा देना है। इसमें भारत इसका सदस्य देश नहीं है तथा इसके सदस्य देश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन है। भारत और GCC के संबंधों का महत्व में भारत और व्यापार और आर्थिक संबंध में GCC वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार समूह है और वित्त वर्ष 2021-22 में दोनों पक्षों के बीच 154 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार दर्ज किया गया था। भारत GCC के बीच FTA पर हस्ताक्षर नहीं हुआ है। 2021-22 में भारत के कुल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा इराक शहर GCC के साथ संपन्न हुआ था। ऊर्जा सुरक्षा के बीच संबंध GCC के पर्याप्त तेल और भंडार की ऊर्जा जरूरतों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। रेमिटेंस के संदर्भ में, प्रवासी आबादी के संबंध में, दोनों में संबंधों का महत्व रहा है भारत और GCC में। सुर्खियों में रहे स्थल में आता है, ये आते हैं 4 कितने स्थल हैं? टोटल 7 स्थल आते हैं जिसमें पहला आता है रेड सी। रेड सी के संदर्भ में अमेरिकी नौसेना ने एक नई टास्क फोर्स का गठन किया है। इसमें यमन युद्ध के बीच लाल सागर में गश्त करने के लिए सहयोगी देशों के साथ गठित किया गया। लाल सागर एशिया और अफ्रीका के बीच विश्व का सबसे उत्तरी उष्णकटिबंधीय सागर है। यह उत्तर में स्वेज की खाड़ी और अकाबा की खाड़ी को दक्षिण में तथा बाब अल मंडेव जलसंधि से जोड़ता है। यह ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है जो मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती और इसके पश्चिमी तट पर स्थित है। यमन और सऊदी अरब पूर्वी तट पर स्थित है। उच्च तापमान और वर्षा की कमी के कारण इसमें लवणता अत्यधिक पाई जाती है तथा लाल सागर विश्व की सबसे उत्तरी उष्णकटिबंधीय समुद्र भी है और यह विश्व वन्यजीव कोष के ग्लोबल 200 इको रीजन का भी एक भाग है। अब आता है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक इजराइल के एक न्यायालय में वेस्ट बैंक क्षेत्र में 1000 फिलिस्तीनियों को निष्कासित करने का आदेश दिया है। यह वेस्ट बैंक से संबंधित सुर्खियां रहीं।
वेस्ट बैंक की अवस्थिति। वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का एक क्षेत्र है और जो मध्य पूर्व में जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित है। यह एक स्थलरुद्ध देश है जो उत्तर पश्चिम दक्षिण दिशा में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है तथा इसके पूर्व में जॉर्डन स्थित है। 1967 में मध्य पूर्व युद्ध में इजराइल में वेस्ट बैंक का कब्जा कर लिया गया था तथा फिलिस्तीन चाहता है कि यह उसके भविष्य के राज का मुख्य हिस्सा बने तथा वर्तमान में यहाँ 132 इजरायली बस्तियाँ और 124 अनाधिकृत बस्तियाँ हैं और यहाँ सैन्य चौकियाँ भी स्थित हैं। तीसरा आता है नारगोनो काराबाख क्षेत्र। नारगोनो काराबाख क्षेत्र आर्मीनिया में नारगोनो काराबाख क्षेत्र को लेकर सरकार विरोधी अशांति देखी जा रही है। इसकी अवस्थिति आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो इन दोनों के बीच संघर्ष का कारण काराबाख आर्मीनियाई लोगों में काराबाख को सोवियत अजरबैजान में सोवियत आर्मीनिया को सौंपने की मांग की है। मिन्स्क समूह का गठन OSSCE द्वारा किया गया था जिसका उद्देश्य नारगोनो काराबाख संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान तलाशने के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच वार्ता की सुविधा प्रदान करता है। इस समूह की सही अध्यक्षता रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस ने की थी। चौथे नंबर पर आता है तुर्की। भूतपूर्व तुर्की जिसकी राजधानी अंकारा। तुर्की और पश्चिमी एशिया में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया जिससे व्यापक क्षति हुई तथा हजारों लोग मारे गए। इसके घटनाक्रम संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की सरकार द्वारा अनुरोध करने के बाद तुर्की का नाम बदलकर तुर्की कर दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए चुनाव से संबंधित कानून में बदलाव की मंजूरी प्रदान की है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट इसका एक बड़ा भाग प्रायद्वीप है। इसका एक बड़ा भाग प्रायद्वीप है। यह यूरोप और एशिया के महाद्वीपों को जोड़ता है। इसके तुर्कियों की भौगोलिक अवस्थिति यह अनातोलिया पठार का प्रमुख भाग है और मुख्य रूप से यह पहाड़ी देश है और निम्न भूमि तटीय किनारे पर स्थित है। संकीर्ण जलसंधि में बॉस्फोरस, मरमरा सागर, डार्डेनेल्स शामिल है और इसे सामूहिक रूप से तुर्की जलसंधि के हिस्से के रूप में जाना जाता है। 5th नंबर पर आता है जॉर्डन। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। यह भारत और जॉर्डन में नए उर्वरकों की आपूर्ति संबंधी चुनौतियों के बीच चालू वर्ष के लिए एक साथ ही एक दीर्घकालिक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य भारत को उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। जॉर्डन अरब प्रायद्वीप में स्थित एक मध्य पूर्वी देश है तथा यह अकाबा जॉर्डन एकमात्र का बंदरगाह है तथा अकाबा की खाड़ी में जॉर्डन एक छोटी तटरेखा प्रदान करता है। 6 नंबर आता है कतर। कतर की राजधानी दोहा है। इस संदर्भ में उपराष्ट्रपति ने कतर की यात्रा की, साथ ही केंद्र सरकार ने कतर के साथ कृषि और खाद्य भौगोलिक संकेतक उत्पादों के लिए वर्चुअल नेटवर्किंग बैठक का आयोजन किया। यह फारस की खाड़ी के पश्चिमी तट पर संयुक्त स्वतंत्र अमीरात है। अब आता है सीरिया। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। इस हाल ही में USA ने सीरिया में मिलिशिया नियंत्रित इलाकों पर हवाई हमले किए। इसकी अवस्थिति यह दक्षिण पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है तथा इस क्षेत्र में गोलन हाइट्स का भी क्षेत्र और इस पर वर्ष 1981 में इजराइल ने कब्जा कर लिया था। अब आता है भारत, रूस और मध्य एशिया के बीच संबंधों के बारे में क्या क्या सुर्खियाँ रही हैं। पूर्वी आर्थिक मंच सुर्खियों में क्यों? भारत के प्रधानमंत्री ने 7वीं पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक में आभासी रूप से भाग लिया है। इसका आयोजन रूस द्वारा व्लादिवोस्तोक में किया गया था। पूर्वी आर्थिक मंच के बारे में, इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। इसे रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया था। पूर्वी आर्थिक मंच इस क्षेत्र में आर्थिक क्षमता, उपयुक्त व्यावसायिक परिस्थितियों और निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करता है। इस फोरम का उद्देश्य रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र को एशिया प्रशांत क्षेत्र से जोड़ना है तथा रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के बारे में 4 ईस्टर्न फेडरल डिस्ट्रिक्ट रूस का सबसे पूर्वी भाग है जो प्रशांत और आर्कटिक महासागर तथा 5 देशों के साथ सीमा साझा करता है। रूस के राज्य क्षेत्र में 1/3 भाग को कवर करता है और यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों जैसे मछली, तेल, प्राकृतिक गैसें, लकड़ी, हीरे, कोयला और अन्य खनिजों से समृद्ध है। भारत रूस संबंधों के बारे में, रक्षा साझेदारी के संबंध में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल कार्यक्रम, सुखोई Su-30 और सामरिक परिवहन विमान। भारत और रूस में ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में रूस ने भारत में परमाणु रिएक्टर्स का निर्माण किया है कुडनकुलम में। दोनों देश असैन्य परमाणु सहयोग का विस्तार तीसरे देश जैसे बांग्लादेश में कर रहे हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूर्व सोवियत संघ ने भारत के पहले 2 उपग्रह आर्यभट्ट और भास्कर को प्रक्षेपित किया है। रूस ने भारी रॉकेट के विनिर्माण हेतु भारत को क्रायोजेनिक तकनीक प्रदान की है।
बहुपक्षीय सहयोग के संदर्भ में रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सीट का समर्थन करता है। इसके अलावा इसने भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में सम्मिलित करने का समर्थन भी किया है। दोनों देश ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन जैसे अलग अलग मंचों पर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। सांस्कृतिक संबंध 2015 में रूस ने नमस्ते रूस का आयोजन किया था और जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के कार्यान्वयन का संचालन करता है। अब आते हैं जेनेवा कन्वेंशन और रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। सुर्खियों में क्यों? रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी सैनिकों ने जेनेवा कन्वेंशन के सिद्धांतों के उल्लंघन का आरोप लगाया। जेनेवा कन्वेंशन के बारे में। जेनेवा कन्वेंशन वस्तुतः 4 संधियों और 3 अतिरिक्त प्रोटोकॉल का सेट होता है। इन 4 संधियों को 1949 में औपचारिक रूप से दिया गया था। जेनेवा कन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों 196 देशों द्वारा अनुसमर्थित किया गया है। इसके 3 अतिरिक्त प्रोटोकॉल्स क्रमशः 174, 169 और 79 देशों द्वारा अनुसमर्थित किया गया। जेनेवा कन्वेंशन के 4 संधि और 3 प्रोटोकॉल के बारे में। जेनेवा कन्वेंशन में प्रथम संधि है। यह कन्वेंशन युद्ध के दौरान भूमि, स्थल या घायल और बीमार पड़े सैनिकों को संरक्षण प्रदान करता है। साथ ही इसके तहत चिकित्सा और धार्मिक कर्मियों, चिकित्सा इकाइयों और चिकित्सा संबंधी परिवहन को भी संरक्षण प्रदान करता है। द्वितीय में यह युद्ध के दौरान समुद्र में घायल और बीमार पड़े सैनिकों, क्षतिग्रस्त जलपोतों के सैन्य कर्मियों के संरक्षण प्रदान करता है। साथ ही इसके तहत समुद्र में गुजरने वाली जहाज रूपी अस्पताल और चिकित्सा संबंधी परिवहन को भी सुरक्षा प्रदान करता है। तृतीय में आता है यह युद्ध बंदियों पर भी लागू होता है और इसके तहत सामान्य संरक्षण जैसे कि युद्ध बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार करना, भोजन देना, चिकित्सा संबंधी उपचार और सभी युद्ध बंदियों के साथ एक समान व्यवहार करना आदि शामिल होता है। चतुर्थ नंबर पर आता है यह कन्वेंशन नागरिकों के संरक्षण प्रदान करता है तथा इसमें कब्जा किए गए क्षेत्र के लोग भी शामिल होते हैं। इसके 3 अतिरिक्त प्रोटोकॉल में प्रोटोकॉल फर्स्ट एंड सेकंड ए अंतर्राष्ट्रीय, गैर अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों के पीड़ितों के संरक्षण को मजबूती प्रदान करते हैं और युद्ध लड़ने के तरीकों को भी सीमित करते हैं। प्रोटोकॉल थर्ड कहता है कि रेड क्रिस्टल के रूप में एक अतिरिक्त प्रतीक बनाया गया है और इसे रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट प्रतीक के समान अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। अब पढ़ते हैं भारत और तुर्कमेनिस्तान के बारे में। सुर्खियों में क्यों? भारत के राष्ट्रपति ने तुर्कमेनिस्तान की यात्रा की और यह किसी भारतीय राष्ट्रपति द्वारा की गई तुर्कमेनिस्तान की पहली यात्रा थी। भारत और तुर्कमेनिस्तान के संबंध में दक्षिण तुर्कमेनिस्तान में पुरातात्विक खोजों में तुर्कमेनिस्तान के सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संपर्कों का पता चला है तथा 1650 ईस्वी में दिल्ली में बना तुर्कमान गेट भी भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच संबंधों का साक्षी है तथा भारत 1991 में तुर्कमेनिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में से एक था और भारत ने 1992 में तुर्कमेनिस्तान के साथ अनौपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए। भारत और मध्य एशिया के बीच संबंधों के बारे में इससे महत्वपूर्ण तथ्य में मध्य एशिया भारत के एक्सटेंडेड नेबरहुड का हिस्सा है और भारत के अधिकांश मध्य एशियाई देशों के साथ एक रणनीतिक संबंध भी है। जनवरी 2022 में भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना 30वीं वर्षगांठ पर पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की थी। भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा और अशगाबाद समझौता दोनों का सदस्य है। भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के माध्यम से कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए कदम उठाए और इससे मध्य एशियाई देशों के लिए समुद्री तक सुरक्षित, किफ़ायती और सुगम पहुँच सुनिश्चित की जा सकती है। भारत ने मध्य एशिया में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उच्च प्रभावशाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और जुलाई 2015 में अशगाबाद में मध्य एशिया के पहले योग और पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। मध्य एशियाई देशों के साथ महत्वपूर्ण पहले कनेक्टेड सेंट्रल एशिया पॉलिसी, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा और तीसरी है तापी गैस परियोजना जिसके अंतर्गत आते हैं तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत देश आते हैं और अशगाबाद समझौता ये सब मध्य एशियाई देशों के तहत की गई महत्वपूर्ण पहले है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। सुर्खियों में क्यों? ईरान ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर का उपयोग करके रूसी वस्तुओं को भारत में भेजना शुरू किया है। इस रूट के बारे में यह लगभग 7200 किलोमीटर का एक मल्टी मॉडल परिवहन नेटवर्क है। इसका विचार पहली बार 2000 में रूस, भारत और ईरान में प्रस्तुत किया था।
इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देना है तथा यह सर्वप्रथम हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर में जोड़ता है और इसके आगे ये रूस के माध्यम से सेंट पीटर्सबर्ग और उत्तरी यूरोप में जुड़े हुए हैं। वर्तमान में इसके 13 सदस्य देश हैं, जिसके अंतर्गत भारत, ईरान, रूस, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, तुर्की, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन और सीरिया आते हैं। भारत के लिए INSTC का महत्व, यह भारत और रूस के बीच वस्तुओं के परिवहन की लागत को लगभग 30% तक कम करना है। साथ ही यह भारत और रूस के बीच परिवहन में लगने वाले समय को लगभग आधा कर देगा। यह भारत और रूस के बीच ढुलाई की लागत को 30% तक कम करेगा और ट्रांजिट टाइम को 40 दिनों में तुलना में कम करके भी 25 दिनों से भी कम करेगा तथा यह गलियारा भारत को मध्य एशिया और उसके परे सुगम पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा तथा यह आपूर्ति श्रृंखलाओं को फिर से व्यवस्थित होने में संभव करेगा तथा यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है तथा भारत को रूस और यूरोप के जोड़ने वाली अन्य प्रस्तावित गलियारे में आता है चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा जो भारत और रूस को जोड़ेगा, और दूसरा आता है भारत का अरब भूमध्य सागरीय गलियारा जो यूनान के पेपरियस बंदरगाह और मध्य पूर्व के माध्यम से भारत को यूरोप की मुख्य भूमि से जोड़ेगा। अब आता है चाबहार पोर्ट के बारे में। चाबहार पोर्ट हाल ही में भारत ने चाबहार दिवस मनाया है। इसी दौरान भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह और INSTC अंतर महाद्वीपीय व्यापारिक मार्ग की प्रगति की समीक्षा की। चाबहार पोर्ट के बारे में, यह पोर्ट ईरान के दक्षिण पूर्व हिस्से के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी में स्थित है। यह ईरान का एकमात्र गहरा समुद्री बंदरगाह है जिसे खुले समुद्र तक सीधी पहुंच है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों के साथ इसकी भौगोलिक निकटता और इसके साथ ही यह तेजी से विकसित हो रहे INSTC का एक प्रमुख ट्रांजिट सेंटर के रूप में अवस्थित है। ये सारी स्थितियां इसे इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्रों में शामिल होने की क्षमता प्रदान करती हैं। भारत, अफगानिस्तान और ईरान में 2016 में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके अंतर्गत चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान की सीमा के साथ जाहिदान तक एक रेल लाइन का निर्माण और अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग के रूप में इसे जरांग डेलाराम राजमार्ग में जोड़ना शामिल है। भारत द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता से अफगानिस्तान में 215 किलोमीटर लंबे जरांग डेलाराम हाईवे का निर्माण पहले ही पूरा किया जा चुका है। भारत CIS देशों तक पहुंचने के लिए INSTC के एक ट्रांजिट हब के रूप में चाबहार बंदरगाह का विकास करना चाह रहा है। और भारत की अन्य सीमा पारीय कनेक्टिविटी पहले, जिसमें आता है कालाधान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन सुविधा। दूसरा आता है भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग समझौता परियोजना। तीसरा मेकांग भारत आर्थिक गलियारा। चौथा स्टिलवेल रोड। पाँचवा दिल्ली हनोई रेलवे लिंक। छठवां तामू कलेबा कलिम्यो मैत्री सड़क। आठवां म्यांमार में री टिडिम रोड। और नौवां बांग्लादेश चीन भारत और म्यांमार आर्थिक गलियारा। सुर्खियों में रहे स्थल मध्य एशिया के और रूस यूक्रेन क्षेत्र के, ये दोनों के दिखाए गए हैं। चलिए इनको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला आता है ताजिकिस्तान, जिसकी राजधानी दुशांबे है। हाल ही में एक भारतीय राजनयिक ने बोख्तार में भारत ताजिकिस्तान मैत्री अस्पताल को ताजिकिस्तान को सौंप दिया है। इसकी राजनीतिक सीमाएं ताजिकिस्तान एक स्थलरुद्ध मध्य एशियाई देश है जो किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के मध्य अपनी सीमाओं को साझा करता है। यह 93% भूमि इसकी पहाड़ी और इसमें मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं उत्तर में अलाई रेंज और दक्षिण पूर्व में पामीर पर्वत और पामीर पर्वत दुनिया की छत हाई एशिया का हिस्सा है। दूसरा आता है किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और हाल ही में किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच सीमा पर हिंसक संघर्षों में कई लोग मारे गए और घायल हुए। तीसरा आता है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। इसे हाल ही में उज्बेकिस्तान के कराकल्पकस्तान क्षेत्र में उसकी स्वायत्तता को सीमित करने से संबंधित योजना को लेकर अशांति फैल गई है। और अन्य जानकारी में उज्बेकिस्तान के समरकंद में कथित तौर पर भारत में विनिर्मित सिरप का सेवन करने से कम 18 बच्चों की मौत हो गई और उक्त सिरप में मौजूद एथिलीन ग्लाइकोल को इसका कारण माना जा रहा है। चौथा आता है कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है और इस संदर्भ में ईंधन की कीमतों में अचानक और तीव्र वृद्धि से कजाकिस्तान ने राष्ट्रीय संकट पैदा कर दिया है। और कजाकिस्तान मध्य एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। अब आता है 5th नंबर पर खेरसान क्षेत्र। खेरसान क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है।
यह क्षेत्र इस क्षेत्र में प्रॉक्सी सरकार ने घोषणा की है कि सभी नवजात शिशुओं को रूसी नागरिकता प्रदान की जाएगी। साथ ही रूस ने यूक्रेन के खेरसन क्षेत्र में एक नया प्रशासन स्थापित किया है और उसने इस क्षेत्र में रूबल को मुद्रा के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है। खेरसन दक्षिणी यूक्रेन का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है और यह काला सागर में विलीन होने वाली नीपर नदी के तट पर स्थित है। 1778 में यह काला सागर तट पर रूसी नौसेना का पहला नौसैनिक अड्डा और शिपयार्ड था। यह यूक्रेन और रूस के मध्य चल रहे युद्ध के दौरान रूसी सेना के अधीन आने वाला प्रमुख शहरी केंद्र था। ट्रांसनिस्ट्रिया क्षेत्र रूस यूक्रेन की पश्चिमी सीमा पर मोल्दोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया क्षेत्र में एक नया मोर्चा खोलने जा रहा है। इसकी अवस्थिति यह नीस्टर नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। अब आते हैं स्नेक आइलैंड। स्नेक आइलैंड को हवाई हमले में यूक्रेन ने रूसी सेना को अत्यधिक क्षति पहुंचाई है। यह जमीनी द्वीप को स्नेक या सरपेट आइलैंड के रूप में जाना जाता है। अब आता है कर्च जल संधि। कर्च जल संधि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान कर्च ब्रिज का विस्फोट हुआ। यह पूर्ण रूस को क्रीमिया से जोड़ता है। इसे क्रीमियन ब्रिज के रूप में जाना जाता है। यह पुल यूरोप का सबसे लंबा पुल है और यह कर्च जल संधि पर निर्मित है। कर्च जल संधि रूस के क्रास्नोदर क्राई के तमन प्रायद्वीप और क्रीमिया के कर्च प्रायद्वीप के मध्य स्थित है। यह एजोब सागर को काला सागर से जोड़ती है। यहाँ पर हमारे भारत और एशिया से संबंधित जो संबंध रहे हैं, जो सुर्खियों में रहे हैं, उनसे संबंधित यह टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक भारत और इंडो पैसिफिक के बारे में पढ़ेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।